बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें आपसे तो वैसे करनी है, लेकिन पहले ये बता दें कि उड़ान पाकिस्तान का मकसद क्या है, और एक इन अ नटशेल आप बता दें महदूद मुद्दत की हुकूमत इतना लॉन्ग टर्म कैसे सोच रही है, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर कामयाबी की बुनियाद एक प्लान के ऊपर होती है। आप एक घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए भी पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं, और वो नक्शा बनाने के लिए पहले अपनी ज़रूरियात तय करते हैं और फिर एक अच्छा घर बनता है। और अगर आप एक रैंडमली कंस्ट्रक्शन ही शुरू कर दें तो वो एक बड़ी डिसजॉइंटेड सी ब्रिक मॉर्टर का स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा होगा। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि जैसे दीगर ममालिक ने तरक्की की है, पाकिस्तान को रोड मैप के ज़रिए तरक्की के रास्ते पर डाला जाए। 2013-14 में हमने विजन 2025 बनाया, और उस वक्त बनाया जब मुल्क के अंदर 16-18 घंटे बिजली नहीं थी। कराची के अंदर हर रोज डबल डिजिट अमवात हुआ करती थी। मुल्क के अंदर खुदकुश बमबारों का दौरा था, और लोग मजाक उड़ाते थे कि आप ये जो 2025 तक टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने की बात कर रहे हैं, ये शेख चिल्ली का ख्वाब है। लेकिन आपने देखा कि 3-4 सालों के अंदर मुल्क टर्न अराउंड कर गया, और हमने 2017-18 में जीरो लोड शेडिंग छोड़ी, दहशतगर्दी खत्म हो गई। कराची जहां पर कोई शख्स बाहर निकलता था तो उसकी माँ बहन मसल्ले पे बैठ जाती थी कि खैरियत से शाम को घर आ जाए मजदूरी से, वो कराची रोशनियों का शहर बन गया दोबारा। इसी तरह $25 अरब चाइना से सी पैक की सूरत में इन्वेस्टमेंट आई, और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो दुनिया की एक लीडिंग फर्म है, उसने 2017 में कहा कि अगर पाकिस्तान इस रफ्तार से चला तो 2030 तक टॉप 20 इकोनॉमीज में आ जाएगा। लेकिन फिर 2018 में एक डिसरप्शन हुई, चेंज हुई, और जैसे आपने अभी कहा कि अगली हुकूमत आके पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज को रिवर्स कर देती है, उसका एक बड़ा हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन चलें वो हुआ, पर 2018 से 22 तक कोई मुतबादल प्लान भी नहीं दिया गया। सो दैट इज लाइक नॉन प्लान पीरियड इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम 2022 में आए तो उस वक्त हमें दिवालिया होने का खतरे का सामना था, तो जहां पर हंगामी कुछ इकदाम हम ले रहे थे, वहीं प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से ये कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद दोबारा देने के लिए खाका तैयार करें, जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो हमें फौरी बड़े मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए हमारी तरजीहात को मुतय्यन करें। उस पर हमने फिर ये एक 5 E's फ्रेमवर्क बनाया, ताकि हम ये देखें कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें किन तरजीहात पर अपने वसाइल को मरकूज करना है। और इसी की बुनियाद पे ये एक 5 साला मंसूबा है, जिसके 2 अहदाफ हैं कि हम एक इतनी मजबूत बुनियाद इन 5 सालों में रखें कि 2035 तक हम पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकें, और 2047 जो आज से 23 साल आगे है, देखिए 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में अपनी 100 साल आज़ादी का जश्न मनाएंगे। चलिए, इरादा तो आपने कर लिया, आपने एक और प्लान बना लिया। एहसन साहब, आप लोड शेडिंग में भी सर्टनली बहुत वाकई वाज़े कमी हुई, लेकिन उसमें अभी क्या सूरत हाल है, कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कितनी बिजली बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो एक अलग डिस्कशन है। एट द सेम टाइम अभी इस विजन की बात करें हम, ये उड़ान पाकिस्तान की, जी एहसन साहब उस पर आगे चल के बात करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ उड़ान पाकिस्तान पे रहते हैं। अगर इस विजन की बात करें तो इसकी बुनियाद जो है वो आप लोगों ने आईटी पर रखी है। अभी आप घर बनाने की बात कर रहे थे, मैं 3rd क्लास सरिया डालूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बड़ी मजबूत इमारत बनेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको रेवेन्यू भी आईटी से चाहिए, कारोबार भी आपको डिजिटल चाहिए, मईशत भी आपको डॉक्यूमेंटेड चाहिए, इंटरनेट हमारा अभी भी नहीं चल रहा। आप देखिए, ये आपने एक सही मसले का जिक्र किया है, और इस पर हम भी बहुत कोशिश करें। इसकी वजह क्या है? देखिए, जहां पर इंटरनेट दुनिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है, वहीं ये दुनिया में एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। साइबर सिक्योरिटी का जो शोबा है, ये उतना ही अहम है जितना आप अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करते हैं, चूंकि इसके जरिए आप किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं, उसके पावर सेक्टर को उड़ा सकते हैं, उसके फाइनेंशियल सेक्टर को उड़ा सकते हैं। और फिर अमेरिका जैसे मुल्क में कहा गया कि एक दूसरी सुपर पावर ने उनके सदारती इलेक्शन को हाईजैक कर लिया,
सोशल मीडिया की पावर से। तो आज हर मुल्क इससे निपट रहा है अपने अंदाज में। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उन्होंने ये तक कानून पास कर दिया कि 16 साल के बच्चे अगले साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस ही नहीं ले सकेंगे। तो हर मुल्क इससे गुजर रहा है और इस पे भी हमने जो अब फायर वॉल बनाना हमारी जरूरत है, इसलिए कि आप अगर जियो पॉलिटिक्स देखें, एक एक करके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को देखें, क्या डिसरप्शन हो रही है, इंटरनल इंप्लोजन हो रही है। पाकिस्तान भी एक बहुत वल्नरेबल कंट्री है और हमें भी आज एक गैर एलानिया जंग का सामना है जहां पर हमारे सर पता है मसला कहां आता है, जहां इब्हाम होता है। अभी आप यहां के आके इतनी सीनियर पोजीशन है आपकी, यहां बता रहे हैं आप कि फायरवॉल बनाना हमारी जरूरत है, लेकिन फायरवॉल को पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कभी कोई तार कटने की बात होती थी। अब अगर आके क्लैरिटी के साथ ये बता दिया जाए कि फायरवॉल्स हम तंसीब का काम चल रहे हैं, फेज 1 है, फेज 2 है, इतना अरसा लगेगा, इतने अरसे के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ठीक हो जाएगा। जब खामोशी रहती है ना तो फिर कोफ्त होती है। बॉटम लाइन ये है सर कि आवाम को एतमाद में लेना है। जी सही है। देखिए ये सब कुछ इसलिए जरूरी है कि हमने साइबर स्पेस की सिक्योरिटी को भी महफूज करना है, क्योंकि इसके साथ मुल्क के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो कोई भी शोबा है जो डिजिटल स्पेस में है, वो वल्नरेबल होता है। और आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उन तक हैकर्स पहुंच जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी स्टील करते हैं। तो ये एक टेम्पररी फेज है, जैसे कई दफा वजीर इत्तला जो IT हैं उन्होंने भी कहा है कि इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको एक विंडो दी गई है रजिस्टर्ड VPNs की, और आप इसीलिए देखिए कि जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया, 34% इंक्रीज है। तो जो बिजनेसेस हैं उनको एक स्टेडी इंटरनेट अवेलेबल है, वो उससे अपना काम कर रहे हैं। जो कंज्यूमर्स हैं इनको भी इंशाल्लाह इनकी जो परेशानी है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत लोग हैं जो छोटा-छोटा काम कर रहे हैं। जो आपने बात की है थोड़ी सी डिबेटेबल है, बट एनीवे वी आर स्टिल गोइंग टू टॉक। हम जरा आगे बात को लेके चलते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, चूंकि उड़ान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये वी ऑल नो दैट एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। तो आज आपकी हुकूमत है, ऑब्वियसली कल किसी और की होगी। कौन गारंटर है कि ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा? आपका विजन जो है 2020 का भी ऑब्वियसली एक तजुर्बा तो है आपके पास, तो किस तरह आप ये करेंगे? और ऑब्वियसली आज दूसरी बैठक भी है, इस पर भी बात होगी या नहीं? जी देखिए, असल बात यह है कि मैं समझता हूं कि कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं जी कि आप इस चीज़ को आईनी गारंटी दें, आइन की एक तरमीम कर लें। आपको पता है कि माजी में हमारे आइन की अपनी गारंटी नहीं थी, तो कौन गारंटी दे सकता है? सिर्फ एक गारंटी है कि पाकिस्तान के अवाम इन मंसूबों की ओनरशिप लें, चूंकि ये उनके मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। आप देखिए कि जापान से शुरू हो जाएं, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, टर्की, आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, जितनी पिछले 50 सालों में कामयाब मिसालें हैं उनमें आपको 4 चीजें बुनियादी तौर पे नजर आएंगी। पहली, पीस, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डेवलपमेंट नहीं होती। 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर इस मुल्क के अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आएगी। 3, उस मुल्क के अंदर आपको पॉलिसीज का 10 साल का कम से कम दुरानिया नजर आएगा, और वो 10 साल का दुरानिया उन्होंने पॉलिटिकल टेन्योर्स के जरिए लिया है। इंडिया में मनमोहन सिंह साहब के 10 साल थे, फिर 15 साल मोदी साहब के, ये 25 सालों में इंडिया बदल गया। हसीना वाजिद साहबा के 15 साल बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश बदल गया। महातीर साहब 22 साल थे, ली कुआन यू 31 साल सिंगापुर में थे। फॉर वट एवर रीजन, मैं नहीं कहता कि हमें कोई 20 साल दे या 10। पहले इमरान खान ने भी 15 साल का प्लान बनाया हुआ था, वो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। फिर किसने बनाया हुआ था? मैंने कहा इससे पहले बानी PTI ने भी 15 साल का प्लान तो बनाया हुआ था ना, वो भी सुना था हमने। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात आज होने वाले हैं, सुन लीजिए ना, जी जी जी, 15 साल इक़्तिदार का प्लान और है, मुल्क की तरक्की का प्लान और है। अगर काश उन्होंने कोई मुल्क की तरक्की का प्लान बनाया होता तो 20 साल उस पर अमल करते नताइज दिखाने के साथ। जो हमारा 2025 का था, जो CPEC था, वो सारा बंद कर दिया, और 4 साल वी हैड नो प्लान। हमें ये नहीं पता था कि हमारी सिंथ क्या है, और उसी का नतीजा ऐसा बड़ी आपने मेहनत की होगी, आई एम श्योर, प्लानिंग पे। अब जो आज दूसरी बैठक भी है, आपको पता है ऑपोजिशन, जाहिर है अगर मिजाज समझ लिया जाए, मिजाज तो समझ आ ही जाता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, वो तभी आ सकती है जब PTI इस निज़ाम को स्टेबल रहने दे। अब उनकी डिमांड्स यही हैं कि कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब अगर बानी PTI समेत अगर बानी PTI भी रिहा होते हैं तो
आप ये तवक्को रखेंगे कि वो आपको चैन से बैठने देंगे? काम करना तो दूर की बात है, जो दीगर जुडिशल कमीशन वाले मामलात हैं 9 मई और 26 नवंबर पे तो शायद आप लोग बना दें। 9 मई के बारे में फौज बड़ी क्लियर है, वो सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर हर फुटेज और फिर सजाएं सामने मौजूद हैं। वो कहते हैं इस पर तो जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा फिर, कैसे बात आगे बढ़ेगी? जी देखिए, हम उनके साथ एक सिंसियरिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस गवर्नमेंट का इक्तिसादी एजेंडा होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेम्परेचर काम रखने में एक दिलचस्पी रखती है ताकि अपने मुआशी एजेंडे को आगे लेके जा सके। जहां तक कैदियों का सवाल है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रिजनर एग्जेक्टिव ऑर्डर के नतीजे में कैद नहीं है कि हम किसी डिप्टी कमिश्नर को कहें कि डिटेंशन ऑर्डर वापस ले लो, इसको छोड़ दो। ये सब केसेस में है और जुडिशियल रिमांड में है। जब आप जुडिशियल रिमांड में होते हैं तो आपकी रिहाई सिर्फ अदालत के जरिए हो सकती है। सो उनकी जो रिहाई है उसका वाहिद अमल है कि वो अदालत में जाएं। जो बानी पीटीआई हैं वो भी मैं समझता हूं कि जो कुछ वो लोगों को कहते थे, दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, अब उनको भी कहा जा रहा है कि भी आप भी अपनी रसीदें दिखाएं। 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए था, वो किस रसीद के ऊपर एक दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में जमा हुआ। उन्हें कहा जा रहा है कि जो सरकारी तहफ़ आपने बेचे उनकी रसीदें दिखा दें, आपको कोई मकान कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये सारे मसाइल अदालत के सामने हैं। अब मैंने भी उनका झूठा केस भुगता, मैंने ना अमेरिका में जाके किसी कांग्रेसमैन के पैर पकड़े, ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसी लॉर्ड के आगे गिड़गड़ाया, ना यूएन में जाके पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर की। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़कर बेगुनाही साबित करके बाइज्जत रिहाई हासिल की। तो यही रास्ता है, आबरूमंदाना रास्ता है, बजाय ये कि आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करें, गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर लाने का रास्ते बनाएं। आप अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें और उसके बाद रिहा हो जाएं। लेकिन अगर आप मनफी सियासत करेंगे, मैं समझता हूं कि 2014 में भी जो धरना नाकाम हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि पाकिस्तान के आम शहरी ने कहा था कि पाकिस्तान को चलने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, ये ठीक काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्बेंस ना करें। और अब भी मुझे उम्मीद है कि आप देखिए जिस तरह टर्न अराउंड हो रहा है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज कहा जा रहा है, इन्वेस्टर आने शुरू हो गए हैं, मुल्क के जो इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, डेफिनेटली आप चाहेंगे भी कि मुल्क आगे चले, और आप लोग भी डेफिनेटली ये चाहेंगे कि अगर ये विजन है, अगर इतना कुछ हो रहा है तो ये बरकरार रहना चाहिए। लेकिन सियासी इस्तेकाम के बगैर, आप खुद भी ये कह चुके हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां प्रोग्रेस हो नहीं सकती। तो इसलिए भी ये जो टॉक्स हो रही हैं ये बहुत अहम है विद पीटीआई, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप उन्हें ऑन बोर्ड उन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर तो ऑब्वियसली काम नहीं बनेगा। तो क्या मीसाके मईशत को भी मुज़ाकरात की टेबल पे ये डिस्कशन होनी है कि नहीं होनी? इज दिस गोइंग टू बी अ टॉपिक? उनकी तरफ से तो डिमांड्स जो थी 2 इनिशियल आ गई, आप लोग क्या पेश कर रहे हैं आगे? आपकी क्या डिमांड्स हैं? जी, उनको बिल्कुल मिसाक मईशत की हम दावत भी देंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हमने प्लान बनाया उड़ान पाकिस्तान, इसमें तमाम सूबों की बायन ली है। और अगर आप इसकी दस्तावेज देखें तो उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान सपोर्ट भी शामिल है। जो इसकी लॉन्च सेरेमनी थी उसमें हमने तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को मदऊ किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, सिंध के भी थे, बलूचिस्तान, पंजाब, AJ के, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हम इस पाकिस्तान के इक्तिसादी मंसूबे को सियासत से बालातर रखें। तो सर, अमीन गंडापुर, आपका मतलब ये किस सतह का लाइजन था इस प्लानिंग में? अली अमीन गंडापुर साहब से आप लोगों की बात हुई थी, राब्ता हुआ था कि हम ये प्लान लाने लगे और उन्होंने कहा था कि हाँ जी आप ये लेके आए, हम तमाम सूबों की तरह हम भी आपका साथ देंगे, और आज वो इस इजलास में भी, मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। डिमांड्स तो आपको पता ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है, आपकी तरफ से कोई काउंटर डिमांड, इस पे होमवर्क हो गया मुकम्मल आपका? जी देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुज़ाकरात होंगे, उसको हम किसी तरीके से असरअंदाज हो सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हुकूमत बहुत खुले दिल के साथ जो भी आइन और कानून के दायरे में ऐसा मुतालबा होगा कि जिसे हम पूरा कर सकेंगे, जिससे मुल्क में अमन इस्तेकाम को कायम करने में मदद मिले, हम उस पर गौर करेंगे और ओपन हार्ट के साथ करेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यरगमाल बनाए या पाकिस्तान के मुस्तकबिल
के कनपट्टी पर पिस्तौल रख के अपनी शराइत मनाने की कोशिश करे जो आइन और कानून जिनकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा ये ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल और दिमाग के साथ मुल्क के मफाद में बातचीत करेंगे और इन मुज़ाकरात कोई चीज जी आप को आगे ले जा सकेंगे। राइट सर, आप हमारे साथ बैठे हैं आज सुबह सुबह, तो कोई एक चीज बता दें, क्योंकि उनकी साइड से जो दो डिमांड्स हैं जुडिशियल कमीशन वाली और अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, वो उन्होंने स्टेट कर दी है। ऑब्वियसली टॉक्स हैं, गिव एंड टेक होता है, तो आपकी तरफ से कोई चीज जो कि आप रखेंगे, यू वुड रिक्वायर इवन टू बिगिन विद इन रिटर्न? नहीं, देखिए हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि किसी तरह भी वो मुल्क के अंदर डिसरप्शन की पॉलिटिक्स छोड़ें। उन्होंने हल्फ उठा लिया है ना, अब वो असेंबलियों के मेंबर हैं, उनके अरकान टीए ले रहे हैं, तो अब आपका अगर कोई एहतजाज है, कोई आपका किरदार है, आप असेंबली के अंदर अदा कीजिए और इस मुल्क के अंदर सड़कों पर जो ये फसाद और इंतशार है इसे गुरेज करें, क्योंकि जब आप सर एक हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है सर, भाग जाते हैं। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप ख्वाजा आसिफ से ज्यादा पुरुम्मीद हैं इन मुज़ाकरात को लेकर? देखिए मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात अल्लाह करे कामयाब। अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब, थैंक यू।